हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ नवीन सिंह जादौन और आप देख रहे हैं जेकेट यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड वाली यूनिट में, जिसमें हमारे 3 लेक्चर हो गए थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कौन पाई बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड मजबूत क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों है और पाई बॉन्ड वीक क्यों है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे संकरण की, एक अलग टॉपिक है, हमने 11th-12th में भी पढ़ा था। जो लोग बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो उस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद चैनल पे जाएं और जितनी भी और वीडियो, अगर ये आपको लेक्चर बेहतर लगे तो फिर आप और भी लेक्चर देखें। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, संकरण पढ़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन इस लेक्चर में या इसके 2 लेक्चर बनेंगे। अगर ये बड़ा होगा तो मैं इसके 2 लेक्चर बनाऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर एक शर्त है कि आपको लास्ट तक या अंत तक ये वीडियो जरूर देखना होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है क्या। इंग्लिश में इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको संकरण बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में सर्वप्रथम बात किसने की होगी। बाय द वे क्वेश्चन बने तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे, पॉलिंग। क्या नाम था? पॉलिंग। दिमाग में पढ़ के छोड़ देना है कि संकरण के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल किसने आइडेंटिफाई किया था? पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने। चलिए, उसके बाद हमारे दिमाग में एक बात आती है कि संकरण को क्यों पढ़ा गया, क्यों पढ़ा संकरण को, मतलब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो आप क्या जवाब देंगे अगर आपसे कोई पूछता है, चाहे तो प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे बीएससी में, या आपकी नॉलेज के लिए, कि संकरण का अध्ययन किसी भी परमाणु की संरचना, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी अणु की संरचना और उसमें जो बंध कोण होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है, उसकी जानकारी के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? संकरण का। एक्चुअल में संकरण का यूज क्या है कि किसी भी जो मॉलिक्यूल है, जो भी कोई कार्बनिक अणु है, जो भी अकार्बनिक अणु, उसकी संरचना क्या होगी और उसमें जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल या बंध कोण क्या होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? संकरण का। सर्वप्रथम किस पर इसकी बात की गई थी? मैं थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं। हमने जो पढ़ा है वो तो हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते आ रहे हैं, पर हम क्यों पढ़ रहे हैं चीजों को, इनका यूज क्या है ना, ये हम बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या है, CH4 मॉलिक्यूल का अध्ययन किया गया। किसका? CH4 का। जब संकरण के बारे में पता नहीं था तो CH4 में देखा गया कि जो कार्बन के साथ जो चारों हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, कार्बन के साथ जो चारों हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, उनकी जो बॉन्ड की जो नेचर है वो सेम है और उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो भी कैसा है? चारों के बीच में सेम है। तो इससे अध्ययन किया गया कि कार्बन का जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब कार्बन का जो वातावरण है, वो एक प्रकार का टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होता है। कार्बन की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय। ये पॉलिंग ने डिसाइड किया कि कार्बन में जो सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल है ना, वो कैसे होते हैं? सेम प्रकार के, और जो इनकी जो बॉन्डिंग की जो नेचर है, वो सारे बॉन्ड है वो भी कैसे हैं? सेम। अगर हम इसकी संरचना को ऐसा मानते तो इसमें सारे बॉन्ड एंगल सेम होते क्या? नहीं। ये 90 का होता है, ये 90 का, ये 90 का, लेकिन इनमें आपस में बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता? 180 का, क्योंकि एक दूसरे के ये हाइड्रोजन क्या है? अपोजिट है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली डिफाइन था कि जब CH4 की संरचना का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लग रहे हैं कार्बन से, उन सबके बीच में बॉन्ड एंगल कैसा है? समान है। और ये जो चारों के चारों जो हाइड्रोजन है वो भी कैसी नेचर के हैं? समान नेचर के हैं। तो इसमें क्या पाया गया कि इसमें एक संकरण पाया जाता है, अभी हम बात करेंगे। वो जो संकरण होता है वो कौन सा होता है? sp3। उस sp3 संकरण की वजह से इसका बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं? समान। और इसकी जो आकृति, जो शेप, जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। तो आपसे कोई पूछे कि कहां से संकरण की उत्पत्ति हुई, तो संकरण की उत्पत्ति हुई थी कि जो CH4 मॉलिक्यूल था, उसकी जब संरचना का अध्ययन किया गया तो उसका जो एनवायरनमेंट था, उसका जो वातावरण था, मतलब बोले तो उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी? टेट्राहेड्रल थी, चतुष्फलकीय थी। और चतुष्फलकीय इसीलिए मानी गई कि इसमें जो सारे के सारे बॉन्ड थे वो कैसे थे? सेम प्रकार के, और सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल था वो भी कैसा था? समान प्रकार का था। इसीलिए, और ये जो हम अभी संकरण पढ़ेंगे आगे चल के, sp3 संकरण में इस प्रकार की घटना होती है। तो देखा गया कि किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना को या उसके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको कैसे समझाया जाए, उसी का क्या नाम दिया गया है? हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो सारा का सारा काम जो किया था ना, वो किसने किया था? पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने। ये जो टेट्राहेड्रल शेप होती है एक्चुअल में पता है कैसे होती है? एक H तो ऊपर है, एक H ऐसे लग रहा है, एक H लग रहा है मेरी साइड, जो आपको दिख नहीं रहा, इस तरफ है, मैं ऐसे कर देता हूं, नीचे की तरफ दिख रहा है ना ये, और एक मार्कर और मैं लेता हूं, वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे, मतलब एक तो पीछे की तरफ है, ये पीछे,
एक ऐसे आपके कमरे में पंखा होगा ना, उसको नवाइए उसकी तीनों पंखड़ियों को, और जहां से पंखा जुड़ रहा है वो ऊपर रहने दो। ये जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप है कि एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे। ठीक है, दिख रहे हैं, ये दो ऐसे एक ऐसे, ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलक। अभी हम आगे जब sp3 संकरण आएगा तब भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ये सारे जो बॉन्डिंग है ना, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, चाहे इसके सापेक्ष या जो आपको आगे दिख रहा है यहाँ जो पीछे वाला है ना, ये वाला, वो सारे बॉन्ड एंगल कैसे पाए गए? समान। और ये जो चारों के चारों जो हाइड्रोजन थे इनका नेचर भी कैसा था? सेम प्रकार का था। तो ये तभी संभव है जब इन सबकी नेचर कैसी हो? समान प्रकार की। तो ये किसके आधार पर डिसाइड किया गया था? संकरण के आधार पे, कि ये पाया गया कि जिसमें CH4 में जो कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 संकरण है। अभी हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, लेकिन संकरण की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना और उसमें जो बॉन्ड एंगल उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए ही संकरण की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। संकरण एक्चुअल में कुछ नहीं है। संकरण आप जो बुक्स कभी देखेंगे तो संकरण के बारे में एक वर्ड आता है कि संकरण क्या है? एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन उसका यूज क्या है? रियल है, कि वो किसी मॉलिक्यूल की संरचना को बताती है और उसके बीच में बॉन्ड एंगल को बताती है। ठीक है, इसीलिए हम संकरण को क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड की संरचना और उसमें बॉन्ड एंगल का अध्ययन करने के लिए। सर्वप्रथम पॉलिंग ने किस पर अध्ययन किया था? CH4 को देखा, और CH4 को देख के पाया गया कि भाई उसका जो एनवायरमेंट है, उसकी जो संरचना है वो चतुष्फलकीय होती है, क्योंकि उसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल कैसे आ रहे थे? समान प्रकार के, और उसमें जो हाइड्रोजन की नेचर थी वो भी कैसी थी? समान प्रकार की थी। इसको जब हमें sp3 संकरण आएगा तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, संकरण की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के लिए कि संकरण की अगर आप जब BSc फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? आप एग्जाम में वही लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। समझेंगे आप पूरा, क्योंकि समझने का ज्यादा महत्व है ना, इसीलिए। संकरण क्या होता है कि जब परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा कैसी होती है? लगभग समान, या जिनकी आकृति लगभग कैसी होती है? समान। वो अतिव्यापन करके क्या करते हैं? उतनी ही संख्या में जिन कक्षकों का निर्माण करते हैं उनको क्या बोला जाता है? संकरण कक्षक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सॉरी रेजोनेंस नहीं, उनको संकृत कक्षक बोला जाता है। संकृत कक्षक कैसे बन रहे हैं? परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से। वो उतनी ही संख्या में बनते हैं जितनी संख्या में परमाणु कक्षक क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। मुझे पता है, मैंने अभी जो पिछले लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने क्या बताया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके देखेंगे इसके बाद, कि अतिव्यापन के लिए पर्टिकुलर, ओवरलैपिंग के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, और जो डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शनल होगा, उसमें ओवरलैपिंग कैसी होगी? ज्यादा। इसलिए संकृत कक्षक क्या है? अधिक दिशात्मक होते हैं, क्योंकि वो कैसे बनते हैं? रेजोनेंस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। इस संपूर्ण परिघटना को क्या बोला जाता है? संकरण बोला जाता है। ठीक है, तो संकरण की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख दी है, आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे कि जब लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, या करके उतनी ही संख्या में समान प्रकार के कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संकृत कक्षक, या हम बोलेंगे इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, और इस संपूर्ण परिघटना को क्या बोला जाता है? संकरण बोला जाता है। ये तो इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमको याद रखने हैं और हमको लिखने भी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कि संकरण के क्या क्या पॉइंट हैं या क्या क्या शर्तें हैं। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे निकालें, कोई सूत्र लगाते हैं वो कैसे लगाएं, डायरेक्ट संकरण कैसे निकालें, तो वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि बेही कक्षक भाग लेंगे। संकरण में कौन से ऑर्बिटल भाग लेते हैं? बेही कक्षक भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा लगभग कैसी होगी? समान होती है। जिनकी ऊर्जा लगभग, अरे इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं। यहां ऊर्जा का मतलब क्या है कि किनके बीच में डीलिंग, कोई अगर बिजनेस बनता है तो कहां बिजनेस डील होता है? जहां सेम प्रकार के लोग होते हैं। क्या मैं मुकेश अंबानी के साथ बिजनेस कर सकता हूं? क्या नहीं, मैं अपने लेवल वाले के साथ ही तो कर सकता हूं। तो यहां उसको ओवरलैपिंग बोल रहे हैं केमिस्ट्री में, कि जिनकी ऊर्जाएं आकृति लगभग समान होती है वही क्या करते हैं? ओवरलैप करेंगे। क्योंकि जिनकी ऊर्जाएं आकृति अलग अलग होगी तो उनमें अतिव्यापन होगा ही नहीं, क्योंकि अतिव्यापन के लिए एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन चाहिए, एक स्टेज चाहिए, तो वो समान प्रकार के में ही होगी जिनकी ऊर्जाएं आकृति क्या होगी? लगभग समान होगी। क्योंकि मुझे पता है कि संकृत कक्षक कैसे बन रहे हैं? परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहे हैं। इसीलिए हमने क्या बोला कि बेही कक्षक भाग लेंगे संकरण में जिनकी ऊर्जा लगभग क्या होगी? समान।
जितने भाग लेते हैं ना, जितने परमाणविक कक्षक, जितने परमाणविक कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में या उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, या हिंदी में आप लिख सकते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनेंगे। कितने बनेंगे, जितने परमाणविक कक्षक क्या करेंगे, भाग लेंगे, उतने ही बनेंगे। मैं क्या बोल रहा था कि जितने परमाणविक कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतने ही क्या बनेंगे, संकरित कक्षक। जैसे अगर ये 3 लेंगे तो इसके कितने कितने बनेंगे, टोटल 3 बनेंगे। अगर 4 लेंगे तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है। अगर मैं और बात करूं तो संकरण में आप किसको काउंट करेंगे, संकरण में हमेशा आप किसको काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और किसको काउंट करेंगे, लोन पेयर को। लोन पेयर या मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज को। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म। ऐसे कहीं लिख रहा है तो वो क्या कहलाता है, एलपी कहलाता है। संकरण में आप इन्हीं को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में आप किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को, या और किसको, लोन पेयर्स को। ठीक है। इसको भी आप क्या करेंगे, सिग्मा बंद ही मान लेंगे कि जितने सिग्मा बंद होंगे उसके आधार पे। अभी मैं बताऊंगा मैं ये क्या कह रहा हूं एग्जाम्पल में। आप क्या करेंगे, संकरण में किस किस को काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस किसको करते हैं, लोन पेयर्स को। अभी तो ये थ्योरी टाइप में चल रही है, आपको लिखना भी होगा ना, इसीलिए। तो संकरण में किसको काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को। कभी भी संकरण में पाई बंद को काउंट नहीं किया जाता है। पाई बॉन्ड डज नॉट काउंट। कभी भी संकरण में पाई बंद को काउंट नहीं किया जाता है। संकरण में पाई बंद को नहीं लिखते हैं या नहीं मानते हैं। इसका रीजन आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि संकरण में क्या होता है, अतिव्यापन, और अतिव्यापन से कौन से ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब कौन से बनते हैं, संकरित कक्षक बनते हैं। तो मुझे पता है कि पाई बॉन्ड तो एक कैसा बॉन्ड होता है, बी, क्योंकि उसमें अतिव्यापन कैसा होता है, मिनिमम। इसे पहले वाले लेक्चर में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो समपार्श्विक या कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, और उसमें अतिव्यापन कैसा होता है, बी, कम होता है। तो जो पाई बॉन्ड है वो कैसा होता है, बीक होता है, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और संकरण में जो संकरित कक्षक बनते हैं वो कैसे होते हैं, अधिक दिशात्मक। तो वो कैसे होंगे, मजबूत होंगे, उनको द्वारा बनाए गए बंध। तो संकरित कक्षकों में बनाए गए बंध मजबूत होंगे, और सिग्मा बंध तो मजबूत होता है, तो सिग्मा बंध को तो काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो संकरण की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन पाई बंध को संकरण में काउंट नहीं करते, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। तो जब संरचना बन रही होती है ना, तो उसमें वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आप पाई बंध के आधार पर किसी की संरचना को नहीं समझा सकते, और अगर संरचना को नहीं समझा सकते तो आप उसको संकरण में काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्योंकि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का यूज ही क्या है, किसी कंपाउंड की संरचना को समझाना। और पाई बंध किसी की संरचना को कभी भी नहीं समझाता, क्योंकि पाई बॉन्ड स्टेबल है ही नहीं। पाई बॉन्ड तो एक वीक बॉन्ड है, वो बनता रहता है और क्या होता रहता है, टूटता रहता है। इसीलिए पाई बंध को कभी भी संकरण में काउंट नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन को लिखो, उसके बाद इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिखो। ठीक है, किसको काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स को क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, लिखो इसको एक बार, लिख लिया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। देखो, वीडियो को पोस्ट करके लिख लिया करो ना, मैं रुकूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको अंत तक बने रहना है, मैं इसमें आपको बहुत नई नई बातें बताऊंगा। अगर लेक्चर बड़ा होगा तो मैं संकरण पे 2 वीडियोस बनाऊंगा। हमारे जो सिलेबस में है, हमारा जो बीएससी का लेवल होता है, मैं उससे ज़्यादा ही बताऊंगा। उसमें कौन कौन से संकरण हैं, एक तो होता है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2sp3, 6 नंबर sp3d3 या d3sp3। हमारे सिलेबस में ये हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, d2sp3, sp3d3 और d3sp3। इस लेक्चर में हम इन 3 की बात करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम उन तीनों की बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि लेक्चर लंबा होगा तो हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं कि संकरण निकालने का या हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, संकरण निकालने का एक सूत्र भी होता है डायरेक्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक एक करके बात करूँगा। इसमें आपको मैं और भी फैक्चुअल चीज़ें बताऊँगा। एक रूल होता है 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a, ये एक संकरण का फॉर्मूला होता है। इसकी जरूरत आपको पढ़नी नहीं है वैसे, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं संकरण तो सारा कुछ आना चाहिए। क्या सूत्र होता है? 1/2 v प्लस m c माइनस a। v यहां पर क्या है? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, किसके? सेंट्रल एटम के। v का मतलब यहां पर क्या है? केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन या जो वैलेंसी सेल उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, अभी एग्जांपल से देखेंगे। अगर यहां मैं बात करूं कि m क्या है, m यहां पर है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब होता है एक संयोजी, जो एक बंध बनाते हैं उनकी संख्या। तो इसमें कौन आएंगे? या तो आएगा हाइड्रोजन या आएगी हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या तो क्योंकि वही एक बंध बनाती है, हाइड्रोजन एक बंध बनाता है। तो मोनोवैलेंट में कौन आएगा? H और X। अगर मैं बात करूं यहां C की, तो C का मतलब है यहां कैटायन। कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। C का मतलब यहां पर क्या है? कैटायन, या मैं बोलूं तो पॉजिटिव चार्ज। और A का मतलब यहां पर क्या है? एनाइन, या कैसा आवेश? ऋणात्मक आवेश। मतलब अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो उसको तो क्या कर देंगे आप लोग? घटा देंगे। और जो नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव, और ये यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन लग रहा है तो नेगेटिव को क्या कर देना है? जोड़ देना है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है। V का मतलब यहाँ पर क्या है? केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन। M का मतलब यहाँ पर क्या है? मोनोवैलेंट, जैसे हेलोजन या हाइड्रोजन। C का मतलब यहाँ धनात्मक आवेश, या इसको कैटायन बोलते हैं इंग्लिश में। A का मतलब एनायन या ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश को ऑलवेज क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसके आधार पर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। अब एक बार इसको लिखो, संकरणों के नाम लिख लो, उसके बाद ये लिखो, फिर अपन संकरणों को देख करके पढ़ेंगे, पर इसके आधार पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर ये जो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में स्टेरिक नंबर होता है। ठीक है, त्रिविम नंबर, जो भी त्रिविम अंक बोलेंगे, स्टेरिक नंबर। sp संकरण के लिए त्रिविम नंबर का मान कितना होता है? एक s भाग ले रहा है, एक p ले रहा है, तो कितना आएगा? 2। तो जब भी यहां ये सारा सॉल्यूशन होके 2 आएगा तो कौन सा संकरण होगा? sp। अगर मैं बात करूं कि ये जो त्रिविम नंबर है, जो स्टेरिक नंबर है, ये अगर 3 आएगा, ये सारा जब सॉल्यूशन होके जो उसका अपन जो भी निकालेंगे कैलकुलेट करके, अगर वो 3 आता है नंबर, तो मुझे पता है sp2 में कितने भाग लेते हैं? 2p और 1s, तो वो कौन सा संकरण होगा? sp2। और अगर ये सॉल्व होके 4 आता है, तो देखो sp3 में 3 तो p भाग लेते हैं और 1s भाग लेता है, तो अगर इसका सॉल्यूशन होके 4 आता है मान, तो वो कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ 5 आता है तो वो कौन सा संकरण होगा? sp3d। इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, जो भी हमको कंपाउंड दिया जाएगा उसको सॉल्व करके अगर 5 आता है तो वहां कौन सा संकरण होगा? sp3d। अगर 2 आता है तो कौन सा होगा? sp। अगर 3 आता है इसको सॉल्यूशन करने के बाद तो होगा sp2। अगर इसको सॉल्यूशन करने के बाद 4 आता है तो sp3। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद अगर 5 आता है तो sp3d। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों के लिए। एक क्या, बहुत सारे, ये लिख लिया आपने। अब ऐसे भी लिख सकते हैं केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हिंदी मीडियम वाले, या बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन का नाम जानते हैं। m क्या है यहाँ लिखो, c क्या है, a का मतलब है नेगेटिव चार्ज, उसको क्या करना है? जोड़ना है। इसका एग्जांपल देखो, 2 आएगा तो कौन सा है? मैंने बताया। 3 आएगा तो कौन सा है? 4 आएगा तो कौन सा है? 5 आएगा तो कौन सा है? ये हमको अच्छे से दिमाग में रखना है। देखो अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां मेरे पास एग्जांपल आता NH4 प्लस। NH4 हमेशा जो संकरण होता है ना, इसको नोट डाल के जो पॉइंट्स लिखाए थे ना मैंने अभी, उसी में लिख लेना। संकरण हमेशा किस पे निकाला जाता है पता है? देखो मैं क्या बोल रहा था कि संकरण हमेशा सेंट्रल एटम पे निकाला जाता है, केंद्रीय परमाणु पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर केंद्रीय परमाणु को कैसे पहचाने? मैं क्या बोल रहा हूं, संकरण किसी भी अणु में हमेशा केंद्रीय परमाणु पर निकाला जाता है। आपने जो भी पॉइंट लिखे थे ना, यहां मैंने लिखाए थे, उसके नीचे वो पॉइंट लिख लेना।
जो 2-3 पॉइंट लगा था उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज सेंट्रल एटम पे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि सर सेंट्रल एटम को कैसे पहचाने। तो देखो, सेंट्रल एटम वो होता है किसी मॉलिक्यूल में, जिस मॉलिक्यूल में उपस्थित है ना उसकी संख्या कैसी होगी, कम। ये लिखना नहीं, मन में केवल समझना है, मैं जो बोल रहा हूं याद रखना है। सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसका उस अणु में जो होगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसकी संख्या कैसी होगी, कम, और उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। मैंने क्या बोला कि जिसकी संख्या तो कैसी होगी, कम, और आकार कैसा होगा, बड़ा। आकार कहाँ ज्यादा होता है, आवर्त सारणी में हम लोग जानते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या होती है, कमी, टॉप टू बॉटम जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि। तो अगर लेफ्ट साइड वाला कोई एलिमेंट होगा तो उसका आकार छोटा, और अगर मतलब राइट साइड वाला कोई एलिमेंट होगा तो उसका आकार छोटा और राइट साइड वाले का बड़ा, ठीक है। क्योंकि आकार क्या होता है, घटता है। सेंट्रल एटम वही है जिसकी संख्या कैसी है, जिस अणु में उपस्थित है उसकी संख्या कैसी है, कम, और उसका आकार कैसा है, बड़ा है। आकार अगर मैं आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में बात करूं, टॉप टू बॉटम जाने पर, जिनको हम ग्रुप बोलते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो नीचे वाले तत्वों का आकार बड़ा, ऊपर वाले का छोटा, और लेफ्ट साइड वालों का बड़ा और राइट साइड वालों का छोटा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो आकार हम पहचान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अब सेंट्रल एटम पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल एटम पहचानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस पे काउंट करते हैं, सेंट्रल एटम पे करते हैं ऑलवेज। देखो, अगर मैं NH4 की बात करूं तो NH4 में जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या यहां कितनी है, 1, जबकि हाइड्रोजनों की संख्या यहां कितनी है, 4। तो सेंट्रल एटम कौन हुआ, नाइट्रोजन। मुझे इस सूत्र के आधार पर इसमें संकरण निकालना है, वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। क्या करेंगे, मुझे स्टेरिक नंबर निकालना है 1/2, ठीक है। V का मतलब यहां पर क्या है, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो केंद्रीय परमाणु उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 5। कैसे पहचाना 5, आवर्त सारणी में अगर 15वां वर्ग देखेंगे ना, पी ब्लॉक में नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, तो 15वें वर्ग का जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसके बाह्यतम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन है। नहीं पता चला फिर भी बता देता हूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। वैसे मैंने क्वांटम संख्याओं में अच्छे से बताया था आउटर सेल किसको बोलते हैं, नहीं बता तो जाके देखेंगे, पर मैं यहां पे भी बता रहा हूं। इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है, हीलियम, ठीक है। कितने नंबर की नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 2 है। नोबल गैसों में अक्रिय गैसों में कितना नंबर है, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करें, जितने नंबर की अक्रिय गैस उससे एक ज्यादा लिखें। अक्रिय गैस का नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर तो 2 है, लेकिन अक्रिय गैसों में, नोबल गैसों में हीलियम 1 नंबर पर आती है। तो अगला जो S लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2s, और P भी क्या लिखेंगे, 2p। कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 किसमें भर देंगे, इसमें, और इसमें कितने भर देंगे, 3, क्योंकि S में एक कक्षक होता है तो अधिकतम 2 ही भर सकते हैं। 2, 2, 4 और 3, 7। ये जो आगे 2 लग रहा है ना, 2, ये क्या होता है, इसके अलावा, अक्रिय गैस के अलावा जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। जो ये सबसे बड़ी जो होती है ना, इसको अपन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। जो कक्षा को जो सबसे बड़ी होती है ना, जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाता है, आउटर सेल। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 3 तो है नहीं कोई, तो यही सबसे बड़ा है। इन दोनों को मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 5। इसीलिए नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 आएंगे। नाइट्रोजन की फैमिली का जो भी एलिमेंट होता है, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जो भी 15वें वर्ग का जो भी तत्व उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। मतलब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। या उसको अपन क्या बोलते हैं, संयोजी कोश बोलते हैं। इसका मतलब हम यहां पर कितना लिखेंगे, V की जगह 5 प्लस, मैं बात करूं M यहां पर क्या है, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट में मैंने बताया था आपको केवल किसको देखना है, या तो हाइड्रोजन या हेलोजन, जो एकल बंध बनाते हैं उन्हीं को देखना है। यहां पर हाइड्रोजन है क्या, है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 4। तो यहां आप क्या लिख देंगे, 4। उसके बाद देखो माइनस, और क्या है, C+A। C का मतलब मैंने क्या बोला था, कैटायन या धनात्मक आवेश। मैंने C का मतलब क्या बोला था, कैटायन या धनात्मक आवेश। इस कंपाउंड पे कितना धनात्मक आवेश है, 1 दिख रहा है क्या, प्लस है ना। A का मतलब क्या है, एनाइन या ऋणात्मक आवेश कितना है, कोई है क्या इस कंपाउंड पे, नहीं है, तो क्या कर देंगे, 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 5 और 4 9 में से कितना जाएगा, 1, क्योंकि धनात्मक आवेश है, धनात्मक वाला ऑलवेज घटेगा और ऋणात्मक वाला ऑलवेज क्या करेगा, इसमें जुड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव क्या हो जाते, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसलिए 1 लिखा C की जगह।
5 और 4 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8। तो इसको जब कोष्टक को हटाएंगे तो टोटल कट पिट के कितना आएगा यहाँ पर 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब स्टेरिक नंबर कितना आया 4। और अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो जब भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा, त्रिविम नंबर जब भी 4 आएगा, कौन सा संकरण होगा sp3। इसीलिए NH4+ में इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। नाइट्रोजन पर कौन सा संकरण है sp3 संकरण। ठीक है, पहचान लेंगे कैसे होता है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता सकता हूं ऐसे ही, इसको मिटा दूं, आप चाहे तो इसको समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, 5 कैसे लिखा कि नाइट्रोजन के सम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। M का मतलब मोनोवैलेंट लिखा क्योंकि कितने हाइड्रोजन हैं 4 हैं। C का मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 है तो 1। A का मतलब नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक का भी कुछ नहीं है तो 0। इसको जब काट पीट के किया तो 4, और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो कौन सा संकरण आया sp3 आया। तो एक ये सूत्र भी होता है निकालने का। ठीक है, इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जैसे मुझे निकालना होता, देखो मुझे जैसे निकालना होता सल्फेट पे SO4-2 सल्फेट आयन है। अब कैसे पहचाने इसमें सेंट्रल एटम कौन है, क्योंकि मुझे पता है कि संकरण तो मुझे किस पे निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पे। मैंने क्या बोला, जिनकी संख्या कम है। संख्या किसकी कम है, सल्फर की या ऑक्सीजन की। आप बोलेंगे साहब सल्फर की संख्या कम है, सल्फर 1 है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा यहाँ पर सल्फर। पहचान लिया, कैसे पहचाना, जिसकी संख्या कम है या जिसका आकार क्या है बड़ा है, तो हम पहचान लेंगे वो क्या है सेंट्रल एटम। तो यहाँ कौन है सल्फर, तो संकरण किस पे निकलेगा सल्फर पे। तो केंद्रीय परमाणु कौन है सल्फर। सूत्र लगाओ 1/2। V का मतलब क्या है यहाँ पर वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है सल्फर है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है। अगर आप पी ब्लॉक उठा के देखेंगे तो जो 16वां वर्ग होगा ना उसमें होगा ओम सपना से तेरी पूजा या ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो 16वें वर्ग का ही एलिमेंट है सल्फर। तो उसका जो लास्ट अक्षर होता है ना उसके आउटर सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आते हैं। तो सल्फर का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे कितने होंगे भाई 6। अगर नहीं पता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाल सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है 16। ये देखो इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है, इससे पहले नोबल गैस आती है नियॉन, और नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। आउटर सेल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ, इसीलिए इसको मैं समझा रहा हूँ। कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा भी नहीं, लेकिन समझा के मानूंगा है। इसीलिए सारा वीडियो देखना है, अंत तक देखना है, सपोर्ट करना है, समझना है, क्योंकि चीज़ों को जितना आप समझोगे तभी आप आगे जाओगे। सीखना है खुद से। अजय अकेडमी आपको सिखाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी जो ड्यूटी है वो आपको बता रहा है कि आप कितना सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप करें, और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी हेल्प पूरी की पूरी करेंगे। यहाँ जो इतने सस्ते में, इतनी सिंपल लैंग्वेज में जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। बस आपकी MB खर्च होंगी, जो आप कहीं और पे भी खर्च करते हैं तो यहाँ खर्च कर सकते हैं। ठीक है चलिए, नियॉन, इससे पहले कौन सी नोबल गैस आती है, नियॉन आती है। नोबल गैसों में अगर मैं बात करूं अक्रिय गैसों में, तो नियॉन का परमाणु क्रमांक तो 10 है, लेकिन अक्रिय गैसों में कितना नंबर है 2। हीलियम और उसके बाद नियॉन। जितने नंबर की अक्रिय गैस खत्म हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उससे एक ज्यादा S लिखो। तो S क्या लिखोगे 3S, और P क्या लिखोगे 3P। क्यों लिखा 3S 3P, क्योंकि नियॉन 2 नंबर की अक्रिय गैस है तो एक ज्यादा। अगर और अच्छे से समझना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर देखना, उसमें मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है सारा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। जो पहली बार देख रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, वो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, यूनिट फर्स्ट में जाके देखें, आपको सारा कुछ मिलेगा। कितने हो गए 10, मुझे भरने कितने हैं 16। तो 10 और 2 12, ऐसे में 2 ही भर सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। 10 और 2 12 और 4 16। मैं क्या बोला, तो सबसे बड़ी ये संख्या होती है, इसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। यही बाह्यतम कोष होता है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सबसे बड़ी यही है 3 और 3। इसके अलावा होगा तो बाह्यतम कोष ही होगा। कितने इलेक्ट्रॉन दोनों में मिला के 4 और 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और 2 6। इसीलिए सल्फर के आउटर सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 6। वैलेंसी सेल में, क्योंकि वैलेंसी सेल को आउटर सेल कहते हैं, या संयोजी कोष या बाह्यतम कोष, एक ही बात है। ठीक है, कितना लिखोगे V की जगह 6। कैसे लिखा आपको पता है, प्लस। M का मतलब यहाँ पर क्या है मोनोवैलेंट। कोई मोनोवैलेंट है क्या यहाँ, नहीं। मोनोवैलेंट कौन होंगे, या तो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या कौन होंगे हाइड्रोजन। ना तो यहाँ हेलोजन है और ना ही यहाँ हाइड्रोजन है। कितना कर दोगे M की जगह 0 माइनस। उसके बाद देखो यहाँ पर कोई, देखो एक बार आप खुद लोग अपने खुद से देखो, यहाँ C क्या आएगा और A क्या आएगा। देखो
ये तो 0 आएगा, m की जगह कोई तो पक्का पता चल गया। C और अगर A की बात करेंगे, C का मतलब क्या है, कैटायन या धनात्मक आवेश। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने में कोई धनात्मक आवेश है क्या इस कंपाउंड पे, नहीं है, तो क्या लिख दोगे 0 प्लस A का मतलब होता है एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है हिंदी में, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश है क्या, यस, कितना है 2, -2 और है -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश मैंने बोला ना, ऋणात्मक आवेश को ऑलवेज क्या करना है, जोड़ना है। ऋणात्मक आवेश को ऑलवेज जोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 6 में 2 जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8। 2 को 8 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 4। और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3। इसीलिए सल्फेट में भी जो सल्फर होगा उस पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इस सूत्र को भी आप लिख लें, इस एग्जाम्पल को भी आप लिख लेंगे। सल्फेट में जो सल्फर है ना, उस पर कौन सा आएगा, sp3 संकरण आएगा। सल्फेट कैसे बना है पता है, सल्फेट बना है सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसके दोनों हाइड्रोजन निकल गए तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में बाहर होंगे, क्योंकि अम्लीय होता है, तो इस कंपाउंड पे कितना चार्ज ला देगा, 2। तो ये किससे बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल के लास्ट में क्या आ रहा है, इक। तो जो भी एक अम्ल से बनते हैं ना, उनके नाम के साथ क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सल्फेट। क्या बोल रहे हैं, सल्फेट। जैसे होता नहीं है क्या कि HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन आया है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं सब कुछ बताऊं। नाइट्रिक अम्ल, अगर ये H+ त्याग दे तो इस पर क्या आ जाएगा, NO3-। अब आप सोचते हैं साहब इसको क्या बोलें, नाइट्राइट बोलें, नाइट्रेट बोलें, क्या बोलें, नाइट्रेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोला जो भी एक अम्लों से बनते हैं, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, तो एक आ रहा है, एक से बनेगा तो आप क्या लगाएंगे, 8, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, नाइट्रेट। जो भी असम्लों से बन के मिले होते हैं, जैसे HNO2 नहीं होता क्या, HNO2 का नाम होता है नाइट्रस अम्ल। क्या होता है, HNO3 को तो बोलते हैं नाइट्रिक, और HNO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रस। जो भी नाइट्रस अम्ल से मिलके, जो भी जिनके अंत के अम्ल के नाम में जो मतलब अस आता है, उनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं, आइट। क्या लगा देते हैं, आइट। अब जब ये H हटेगा तो NO2 पे क्या आएगा, माइनस, तो इसको आप क्या बोलोगे, नाइट्राइट। NO3 को आपने क्या बोला, नाइट्रेट, क्योंकि वो किससे बना है, नाइट्रिक। एक अम्लों से जो बनते हैं ऋणायन, उनमें लगाते हैं 8, और जो जिनके लास्ट के नाम में अस होता है, जैसे नाइट्रस है, सल्फ्यूरस है, तो उनके साथ क्या लगाओगे आप लोग, क्या लगाओगे, आइट। इसीलिए NO2- को बोलते हैं नाइट्राइट, और NO3- को बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, फिर अपन आप एक एक करके सारे संकरणों की बात करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिखो, एग्जाम्पलों को अच्छे से लिखो। देखो जब पढ़ रहे हैं ना तो पूरा पढ़िए, कोई वो नहीं रहना चाहिए कि यार ये रह गया वो रह गया, नेवर। ठीक है, इस डेफिनेशन आपने लिखी होगी, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। अपन एक एक करके बात करेंगे। लेक्चर 1 3 संकरण की बात करेंगे, sp, sp2 और sp3। उसके बाद हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम और जो संकरण है उनकी बात करेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, आप लोग से देखी नहीं जाती। 2 घंटे की मूवी तो हाल देख लेते हो, लेकिन इसको देखने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए फ़ायदेमंद है। मूवी आपके एंटरटेनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, जीवन के लिए फ़ायदेमंद में मन कम लगता है ना, इसीलिए ये बात। चलिए।